1 मार्क्स से जीके में बचे 15 मार्क्स आया था। कट मेरा ऑफ इज सर 14 मार्क्स ना। मेरा मेरा जीके में कट ऑफ 15, कट ऑफ था 14, मेरा आया 15। टेस्टनेट में कट ऑफ था सोशल एपिडेमोलॉजी का 45, मेरा आया 46। तो हम्म। इट वाज रियली अ टफ कॉल सर। बाकी पीआई और पर्सनल इंटरव्यू और एलोकेशन रिफ्लेक्शन टेस्ट में जो गेम हुआ वही था सेवर। बाकी तो आई थिंक कट ऑफ भी मेरा जो स्कोर है, आई थिंक दैट इज ऑल्सो क्लोज टू द कट ऑफ ऑफ, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है वो क्लोज ही होगा। जो कट ऑफ स्कोर रहा होगा उसके क्लोज ही था मेरा भी। Hi guys, welcome to TISS another podcast. Today we have Rishabh Jha from Jharkhand and हेलो he एवरीवन। converted yeah Rishabh, introduce yourself. नो सर, यू कंटिन्यू, आई जस्ट से आई हैड टू जस्ट से हाय टू एवरीवन। Okay. So he converted public health in social epidemiology and एक मार्क्स बचे हुए 15 मार्क्स ओवरऑल जीके में आया हुआ था, जो कि 14 मार्क्स कट ऑफ है। और ओवरऑल जो कट ऑफ गया है सोशल एपिडेमोलॉजी का वो 45 गया था, ही गॉट 46। सो लकी इनफ। बाकी एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू में फोड़ा हुआ है। सो या ऋषभ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ऋषभ झा। आई एम फ्रॉम साहिबगंज, झारखंड। और टू बी ऑनेस्ट, सच में लक और मेहनत भी कहूँगा मैं, was indeed helpful for me, and this qualification was this qualifying was indeed a tough call for me, क्योंकि जहाँ जहाँ पे जीके के कट ऑफ्स के लिए एक नंबर से मेरा आगे था, टेस्टनेट के लिए भी एक नंबर से ज्यादा था। और मुझे लगता है जैसे इनका जो सोशल एपिडेमोलॉजी का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया या जो मार्क्स होगा, शायद उससे भी मेरा एक नंबर ज्यादा ही होगा। तो बस, लेकिन द गुड पार्ट इज कि आई हैव क्वालिफाइड। और राइट। मेहनत तो लगी। हाँ। मेहनत तो लगी, क्योंकि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इंटरव्यू वाले राउंड में, उन दोनों में। तो यही है, आप पीछे नहीं करोगे तो आपको आगे करनी पड़ेगी, तो सिंपल सा है। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलना। बिल्कुल। ओके, ठीक है। सो आई मीन यू हैड एक्सपेक्टेड दिस कि मेरा सिलेक्शन फॉर श्योर होगा। हाँ सर, ये मैंने एक्सपेक्टेड था। क्योंकि हाँ, ये मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की थी। और फर्स्ट चीज जो मुझे लगी थी, जो जीके के मार्क्स थे और जो मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ, तो मुझे लगा कि अगर मैंने क्लियर कर लिया है तो आई हैव अ चांस। और मेंटर्स ने भी मुझे बताया था कि आप होप मत हारना, क्योंकि ऐसे प्रीवियस हिस्ट्रीज भी रहते हैं। और मैं खुद आज एक एग्जाम्पल बन चुका हूँ उन लोगों के लिए जिनको होप नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे लगा था, आई हैड अ स्ट्रांग फीलिंग कि आई विल क्रैक इट, क्योंकि मैं मेहनत से नहीं डर रहा था, क्योंकि मेरे पास वही एक ऑप्शन था कि मुझे करनी पड़ेगी अगर मुझे चाहिए। तो आई ओके। हैड दैट। हम्म। चलो, लेट्स टॉक अबाउट दी फेज वाइज वन बाय वन। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके। क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश, जीके एंड डीआई, मतलब ओवरऑल कंबाइंड टुगेदर 3 सेक्शन से। सो कौन जी, सा सेक्शन बहुत टफ था, कौन सा सेक्शन में ओके थे, और कौन सेक्शन में लाइक यहाँ स्कोर अच्छा आ रहा था? एक्चुअली शुरुआती दौर में तो सारे बुरे थे मेरे। और क्योंकि मैंने मैथ आज से 7 साल पहले पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, कुछ भी वो 7 साल पहले जो 10th में पढ़ा था वही, क्योंकि मेरी बायोलॉजी ओके। बैकग्राउंड थी। तो ओके। उसका पीछे से दौड़ लगाना वापस से वाज टफ फॉर मी। लेकिन हाँ, मैंने मेहनत की है, सॉल्व किए हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाए हैं, कॉपीज हैं मेरे पास भरी हुई। तो उस पे मेहनत किया। जीके के लिए आई वुड से मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, मुझे एक हफ्ते तक कुछ पता ही नहीं चलता था कि मैंने क्या पढ़ा है और मुझे क्या याद हो रहा है। बट हाँ, ओके। मेरे मेंटर्स ने बताया कि आप पढ़ते रहो, क्योंकि एक दिन में आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको जीके आ रहा है।
बिकॉज मैं पढ़ता था सुबह, शाम को भूल जाता था, अगले दिन रिवाइज करता था। तो मुझे लगभग 2 से 3 हफ्ते लगे ये समझने में कि जीके में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जीके भी वैसे था, और इंग्लिश थोड़ी अच्छी थी तो उतनी मेहनत नहीं लगी, लेकिन फिर भी प्रिपोजिशन एंड ऑल, आप इन लगाओगे, वहां पे एट लगाओगे, ऑफ लगाओगे, ये इस पे आप फंसते हो। तो ये चीजें थी। उसके बाद आरसी आरसी पे भी थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, काफी ज्यादा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता था मेरे हिसाब से आंसर्स ये होंगे, लेकिन सही आंसर्स कुछ और रहते थे। तो इन चीजों पे बाकी बाकी कंसिस्टेंसी रहेगी सर, की रहेगी मेरे हिसाब से। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो थोड़ी मुश्किल जाएगी। मैंने प्रिपरेशन भी सर काफी लेट शुरू किया था, मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैंने टोटल मेरी प्रिपरेशन 1 से 1.5 महीने की ही थी बस। ओह, एक बहुत से कम डेढ़ टाइम दिया। महीने की। बिल्कुल सर, बहुत कम टाइम था मेरे पास। मैंने तो आपका ना सर लास्ट वाला बैच लिया था, जो आपने बताया कि सर आप ले लो, नहीं तो और नहीं होने वाला है। तो उस बैच में मैंने अच्छा, एनरोल किया था, तो वो तो आखिरी अच्छा। वाला था। तो मैंने उनसे पूछा था हाँ, कि अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा क्या? तो उन्होंने बोला, "हाँ, अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम मेहनत करोगे तो हो जाएगा।" तो वही था सर, 1 डेढ़ महीने के प्रिपरेशन में मैं निकाल सका, तो मैं मानता हूँ कि आगे जो भी मेहनत करे अच्छी डायरेक्शन में, विल श्योरली डू इट। ओके, ओके। एंड हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू हैड अपीयर्ड फॉर? मॉक टेस्ट तो लगाए थे सर, आप लोगों ने जितने दिए थे सारे लगा दिए थे, और मैं तो और अच्छा, मांग रहा था कि मुझे और दो। 25 मॉक थे, हो गए थे वो? हाँ सर, मॉक्स तो मैं दबा के लगा रहा था। मार्क्स आए चाहे नहीं ओके। आए, मैं मॉक्स लगा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वेरिएशंस मिलेंगे क्वेश्चंस के। तो मार्क्स हम्म। मानता हूँ अच्छे नहीं रहे मॉक्स के, लेकिन लगाए सारे। मतलब इनफैक्ट मैं तो बोल रहा था मुझे कम पड़ रहे हैं, थोड़े और दो। तो वो बोल रहे कि तुम वापस से एक बार और करो उन सारे सारे मॉक्स को। बट सर मॉक्स किए हाईएस्ट स्कोर हैं। कितना था मॉक टेस्ट में? मॉक में एक ही बार आया सर, 60s के ऊपर आया था। एक ही बार आया। उस 50 दिन के शायद ऊपर? 50 के ऊपर, बहुत भी नहीं, बट 5 से 6 होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन ओके। उसके नीचे, मतलब मैं अगर अपना रेंज बताऊं तो 40 से लेके 50 तक में मेजर मेजर मेरे मॉक के वो रहे हैं। और और स्कोर 60s भी के उसी बीच में ऊपर। आया है, 46? हाँ। हाँ, मतलब वो तो इसीलिए तो आप मार्क्स देते हो ना, ताकि आपको पता चल जाए आपके स्कोर कितने आएंगे या फिर आप कितने कैपेबल हो। हाँ, हम्म। टिसनेट के लिए मेरा फिंगर क्रॉस था कि यार हो जाए भगवान, हो जाए, सारे भगवान को याद किया कि हो जाए। बट एक चीज है ओके। सर, मैं बोलना चाहूंगा टू बी ऑनेस्ट, कि मेहनत अगर आप नहीं करोगे, चाहे मतलब स्पून फीडिंग तो नहीं हो पाती है। जैसे मॉक्स हैं आपके, अगर मैं नहीं करूं तो फिर क्या मतलब? तो मेहनत तो खुद करेक्ट। का ही रहेगा। आप पढ़ाते हो, एंड मैं वापस आके राइट, पढ़ता राइट, ही था। राइट, राइट। एंड वो हंगर भी होनी चाहिए ना, वो जिसको बोलते हैं, चूल होनी चाहिए डेफिनेटली, भाई, मेरे को तो जाना ही है डेफिनेटली। कॉलेज में। हाँ, ये नहीं मिला तो मतलब लाइफ खत्म ये है। हाँ, हाँ, ये एक है चीज जो थी और जो रहनी भी चाहिए सर, आई थिंक। क्योंकि राइट, करेक्ट। मेरी मेरी मम्मी ने मुझसे एक सिंपल सी बात बोली थी कि तुम्हें ये एग्जाम क्यों क्लियर करना है, इफ यू आर क्लियर इन दैट यू विल क्लियर इट। एंड ऑब्वियसली। हाँ, और तुम्हें क्लियर करना है, मतलब कोई तुम्हारे लिए क्लियर करवा के नहीं देगा। नथिंग स्पून फीडिंग। मम्मी ने बोला कि सिर्फ मैं करा सकती हूँ और कोई नहीं कराएगा तुम्हें स्पून फीडिंग। सो यू हैव टू पुट योर ऑल योर एफर्ट, जितना भी है लगा दो। नहीं हुआ अलग बात है, बट लगा दो। मेरा स्कोर भी लो था, हम्म। तो घर पे उन्होंने अच्छे से काउंसलिंग की, सबने, पेरेंट्स ने, भाई ने अच्छे से काउंसलिंग की कि सी तुम्हारे पास अभी एक ये आखिरी मौका है, तुम जितना लगा सकते हो लगा दो, नहीं हुआ तो विल सी देन। हम्म। तो ये चीज रहेगी अच्छा सर। है, फैमिली सपोर्टिव है तो मतलब फिर तो क्या ही बिल्कुल चाहिए। सर, बिल्कुल फिर तो आप फैमिली सारी जंग सपोर्टिव है जीत काफी। लोगे। बिल्कुल सर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फेज 2, एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर में क्या क्वेश्चन पूछा था, एक्सपीरियंस क्या था एक्सटेम्पर का अपना, जो मॉक में एक्सटेम्पर हुआ था वो कितना काम आया वहां पे? हाँ, मैम ने जो मॉक में इंटरव्यू लिया था मेरा, तो पहला इंटरव्यू जो था उसमें मुझे बताया गया, मैम ने मुझे बताया कि आप बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो।
थोड़ा कम बोलो, मतलब इतना भी नहीं हम्म बताना है, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा कम हम्म बताओ, जितना वो पूछे उतना पहले बता दो, क्लियर कट बता दो। हम्म फिर बाद में अगर आपको लगे कि दे वांट टू लिसन, तो फिर आप बताओ। अब कहानियां मत बताओ। तो मैं शायद थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ। तो ये चीज बताई मैम ने। और स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस बताए कि आपको क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ क्या बोलना है, स्टैट्स डेटाज ये सब कैसे यूज करने हैं। तो हम्म ये चीजें। और एक चीज मैम ने बताया था कि आप वही प्रैक्टिस करो, मिरर स्पीकिंग एंड ऑल। आप वो करो, आप कीप ऑन रीडिंग न्यू करंट अफेयर्स एंड ऑल दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। लाइक they may ask, there is a chance that they may ask that, did you read today's newspaper? So yes, I have read today's newspaper. What was the current affair? What do you think was the most important news in today's paper? So these things. और ओके एंड हाँ, गो अहेड गो अहेड बाकी इन्हीं चीजों पे मैंने काम किया। मैंने फ्रेम करके रखा कि अगर मुझे इन टॉपिक से पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा। जैसे मैंने पेन पेपर पे उस दिन मैम से जब बात हो रही थी, तो मैंने लिख लिया था कि अगर मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मुझे क्या बोलना सही रहना चाहिए, और इस टॉपिक से आए तो क्या बोलना सही रहना चाहिए। तो ये चीज है। डैफ डैफ तो खैर गीता है सब कुछ तो डैफ से ही आता है। तो डैफ अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आप जो डैफ में लिखो वही आपके मतलब इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने डैफ में रामायण लिखी, आप बता महाभारत के बारे में रहे हो। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके सो हाँ, उन्होंने और मैं आपसे क्या पूछा था एक्सटेम्पर में व्हाट दे हैड आस्क्ड मुझे उन्होंने पूछा था, इज देयर अ नीड फॉर रिवैम्पिंग द हेल्थ स्ट्रक्चर इन इंडिया? ओके तो हाँ, तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? मतलब आई आंसर्ड इन दीज एस्पेक्ट्स। तो मतलब मैंने जो आंसर किया वो ये था कि अभी का क्या है, और पहले क्या था, और अभी के डेटाज क्या हैं, और अगर इन इस डायरेक्शंस में ऐसे सोचा गया तो आगे चल के क्या हो सकता है, नहीं सोचा गया तो क्या होगा, और किन एस्पेक्ट्स पे सोचना चाहिए, और किन लोगों को आगे सोचना चाहिए। तो 8-10 पॉइंट्स आपके पास अगर हैं, अच्छे सॉलिड पॉइंट्स हैं, तो फिर आप छोड़ दो। okay so हाँ, was this in this extemporary interview part was in English language or it was in Hindi मैंने तो सर इंग्लिश में ही दिया था। मतलब आई okay वॉज रेडी कि अगर मैं कहीं पे अटका, so I was ready to I'll switch into Hindi. I'd also taken the permission for that. कि ma'am, I am extremely sorry, but I would like to take the permission. Like, if anywhere I fumble, can I please switch into Hindi? She said, okay, mm-hmm. you can, but I didn't. मतलब मुझे जरूरत लगी नहीं, फ्लो में था तो बोलता गया। तो मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है, अगर मैंने हिंदी बोला भी होगा तो मुझे याद नहीं। तो आप कर सकते okay हो, क्योंकि मेरे बैचमेट्स ने जितनों ने दिया था, मैंने उनसे पहले भी पूछा था कि आप बोलते हो क्या हिंदी में। तो दे सेड कि सी इफ यू स्पीक दे विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे आर आल्सो इंडियंस ना, दे अंडरस्टैंड हिंदी। हाँ, अगर अगर वो साउथ के हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी, बट आप चेहरे से पहचान सकोगे, अगर नाम से अगर पहचान पाओ कि obviously ये, तो आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मदर टंग है भाई, आप आपको कोई मना नहीं करेगा, रादर करना भी mm-hmm. नहीं चाहिए आपके मदर टंग को नहीं बोलने के लिए। तो ये चीज है। एंड इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था बढ़िया था सर, इंटरव्यू तो बढ़िया रहा। मतलब सो एक दे हैव सेटिस्फैक्शन आ स्पोकन जाएगी, अगर आप अच्छा दोगे इंटरव्यू तो एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगी कि हाँ बढ़िया हुआ। बट हमेशा एक चीज रहती है कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था, तो वो रहनी भी चाहिए, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो इंटरव्यू सर बढ़िया था। so what question they do you remember what question they had asked in the interview इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे? पहले तो बेसिक्स क्वेश्चन सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हो, आप ही क्यों करना चाहते हो, और
फिर बेसिक्स क्वेश्चंस जैसे कि सोशल इश्यूज पे, जैसे एक मुझसे पूछा गया था, बड़ी अच्छी सी टॉपिक थी, बायो टेररिज्म। ओह तो मैं वाह। ये बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो सर्च करें गूगल पे बायो टेररिज्म क्या है, एक इंक्यूसिटिवनेस आएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी टॉपिक थी। और मतलब मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था, तो मोस्टली क्वेश्चंस उस बैकग्राउंड से थे। तो ANM, डॉक्टर पेशेंट्स रेशियोज क्या रहते हैं, क्या रहने चाहिए, फिर GNM, फिर कौन से मिशंस चल रहे हैं आपके स्टेट में, स्पेसिफिक स्टेट में, झारखंड में क्या क्या मिशन चल रहे हैं, और फीमेल्स के लिए क्या मिशन है, ये चीजें आप बताएं। और यही सारी चीजें थी सर, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा अभी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। और आइडली ऑलवेज बी रिमेम्बर द मिस्टेक्स। ऐसा लगता है कोई गलती हुई, मिस्टेक्स हुई ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, टेस्ट प्रिपरेशन या इंटरव्यू के टाइम पे पैनलिस्ट के सामने? मैं शुरू से बताता हूँ सर, प्रिपरेशन से बताता हूँ। पहली चीज, प्रिपरेशन मुझे जो लगी, मैंने थोड़ा लेट शुरू किया। और ये तो खैर एक कंस्ट्रेन है जो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले सोचा होता तो पहले कोशिश की होती। तो ये एक चीज है, आप प्रिपेयर हो जाओ पहले से, आपको करना है या नहीं करना। एकदम लास्ट मोमेंट, मेरे जैसे, जैसे मेरे फादर बोलते हैं, मतलब हमेशा, कि डू नॉट वेट फॉर द 11th आवर। तो डू नॉट। उसकी एक दूसरी, डू नॉट वेट, मतलब आप हाँ 11th आवर का वेट मत कीजिए, क्या पता 10वें आवर में आप तो हाँ। तो ये चीज है, डू नॉट वेट फॉर द 11th आवर, यू मे डाई इन द 10th। तो मैं जनरली सब चीज हड़बड़ हड़बड़ में करता हूँ, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। पहले से आप रेडी हो जाओ, आपको करना है। क्योंकि आपको ना एक टाइम भी लगेगा, मतलब आने में, कि मुझे करना है ये चीज, श्योर होने में आपको एक टाइम भी लगेगा, 1 वीक का टाइम लगेगा कि आप श्योर हो जाओ कि आपको करना है। तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि आप मेहनत से मत भागो। कॉपीज खत्म होंगी, होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। बनाओ, जितने नहीं आ रहा बनाओ, नहीं आ रहा बनाओ, अब देख के बनाओ, वीडियोस पे बनाओ। आप आपने जो भी कोचिंग्स ली हैं उनसे पूछो, नहीं भी ली हैं कोई इशू नहीं है, आप यूट्यूब, गूगल, दुनिया भर की चीजें हैं, आपको मतलब विद्वान बना देंगी। लेकिन ये चीजें हैं कि आप सही सही चीजें से लो। और जरूरी नहीं है सर कि आपको एक ही चीज से बहुत अच्छे से समझ में आए। आप कुछ पार्ट के लिए, जैसे अगर मैं बोलूँ तो GK जब मैं पढ़ रहा था, तो करंट अफेयर्स के लिए डेली के न्यूज़पेपर्स तो पढ़ता था, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाता था मैं डेली के न्यूज़पेपर्स, क्योंकि रीडिंग हैबिट एकदम अचानक से नहीं आ जाएगी ऑब्वियसली। कि हाँ आप एक दिन बैठो, आप पूरा एकदम हाँ भैया आज पूछ लो मेरे से कुछ भी, तो नहीं होगा। तो रीडिंग हैबिट आएंगे सर, इवेंचुअली आती हैं वो, उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप डेली के न्यूज़ एनालिसिस देख सकते हो, आपको जिस भी चैनल्स के अच्छे लगे, जिस भी यूट्यूब चैनल्स के अच्छे लगे, आप डेली के 30, बहुत लंबे वाले मत देखो, छोटे वाले देखो, क्रिस्प वाले देखो, मतलब जितना आपको समझ में आ जाए, आपको जिससे समझ में आना शुरू हो जाए, आप वो वीडियोस देखो। और डेली देखो, ये नहीं कि आप 1 वीक का एक साथ देख लो, आपको नहीं लगे रेलेवेंट तो भी आप देखो। उससे चीजें ये होंगी ना कि आप 2 हफ्तों के बाद आप उसमें से शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब आप देखोगे ही 100 न्यूज, 10 न्यूज देखोगे, उसमें आप क्या निकालोगे? आप 100 देखोगे तो ही तो आप निकाल पाओगे ना उसमें से इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें हैं न्यूज के लिए। स्टैटिक जीके के लिए सर, मैंने तो वही जो बुक्स थी वही पढ़ी थी, क्योंकि मैं देख पा रहा था ट्रेंड्स में कि स्टैटिक से बहुत नहीं आ रहा, ज्यादातर करंट से ही आ रहा था। तो स्टैटिक से मैंने जो बुक्स अवेलेबल थी ऑफलाइन, मतलब मैंने जो वो जो लूसेंट आती है, गीता नंबर 2 जीके के लिए, तो वो पढ़ी थी। और छोटे बहुत वीडियोस देख लेता था। पीडीएफ्स आती हैं बहुत सारी, वीकली पीडीएफ्स, या फिर वो शॉर्ट 50 शॉर्ट क्वेश्चंस, 100 शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन medieval इंडिया, ऑन एंशिएंट इंडिया,
ये चीजें पे 50 शॉर्ट्स क्वेश्चंस, जियोग्राफी पे छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स के रहते थे 150, कंप्यूटर्स पे देखे थे मैंने 300-400 क्वेश्चंस, वो शॉर्ट वाले जो वन वर्ड आंसर्स होते हैं। उसी से एक ये चैट जीपीटी वाला आया था, हाँ तो उसी वीडियो में से एक वो आया था। तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से क्या आ गया, कहीं ना कुछ अगर आप फोकस्ड ओरिएंटेड हो तो कहीं से कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा उन वीडियोस में। तो Okay. वीडियो, हाँ, पढ़ाई के लिए ये हो गई। एक टाइम टेबल बना लेना बेहतर रहता है मेरे हिसाब से, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या नहीं भी हो, आप एक टाइम टेबल बना लोगे तो आपका ब्रेन भी उसी साइक्लिक मूवमेंट में काम करेगा। करेक्ट। ये चीजें हैं। पढ़ो, लेकिन टाइम टेबल बना के पढ़ोगे, पढ़ना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो एडिटिव इफेक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे टिसनेट जिस दिन थी, मतलब उसके 1-2 दिन पहले तक मैंने बहुत ही रिस्की है, लेकिन मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ओह। मतलब इस सेंस में नहीं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इस सेंस में कि जितना पढ़ लिया काफी है, अब 2 दिन में बहुत कुछ नहीं होगा। तो 2 दिन तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ दिन, कुछ घंटे या फिर 1 दिन मान सकता हूँ मैं, उसका मैंने ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग रहेगी, मेरे लिए लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा काम करता है। तो इवन ड्यूरिंग माई एग्जाम्स मैं भी ऐसा करता था। तो एग्जाम्स में तो खैर आप बहुत तो नहीं, बट फिर भी 1-2 घंटे तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। और वो तो आज तक मैंने नहीं किया, वो एग्जाम सेंटर्स के बाहर वो तो कभी नहीं किया। तो अब जो करते हैं उनके लिए अगर अच्छा है तो करो, मैंने नहीं किया। फिर फिर एग्जाम सेंटर्स पे जाओ, एग्जाम देने में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ना आप घबराना मत कभी। वो लोग ना एक बहुत अच्छी चीज है एग्जाम का, वो लोग ना आपको बिठा के रखते हैं काफी टाइम, आप पहले पहुंच जाओ, ऐसा नहीं कि आप एकदम लास्ट मिनट एंट्री लो, आप बैठो वहां पे। जैसे मैं टाइम पे पहुंचा था, थोड़ा पहले ही पहुंचा था, बिठाया मैंने अराउंड आधे घंटे तक मैं बैठा था बस। जैसे अगर ये लैपटॉप है, इस पे मेरा टेस्ट होना है, तो मैं आधे घंटे तक बैठा था। तो उस सराउंडिंग में मैं थोड़ा क्या बोलूंगा उस वर्ड को, अडेप्ट हो पा रहा था। तो आपका अडेप्टेबिलिटी मतलब सराउंडिंग मतलब से, आपका हाँ। कि आप हाँ, सेटल हो सराउंडिंग, रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये चीज है मेरे लिए, ये थोड़ी बेहतर रहती है। और जब भी क्वेश्चन पेपर आए, मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही लगा कि हे बाउंसर भगवान है। पहला क्वेश्चन ही मान लो हे भगवान बाउंसर हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन देखो। अगर सेक्शन से आपको लग रहा है कि भैया अब कितना कितना देर बैठना रहेगा, अब चले क्या, तो आप स्विच कर लो, सेक्शन स्विच कर लो। आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप इंग्लिश पे चले जाओ। कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा, आप इंग्लिश पे चले जाओ, इंग्लिश करो, 2-5 क्वेश्चन करो, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब अगर आपको लगे कि इंग्लिश करके खत्म करना है तो कर लो, और अगर थोड़ा बूस्ट हो गया, और अगर मैथ्स पे थोड़ा अच्छे हो या फिर जीके पे थोड़ा अच्छे हो, देखना चाहते हो और कौन से क्वेश्चन, तो वापस आ जाओ। मतलब ये बहुत मेरे हिसाब से मेरे लिए थोड़ा सही काम करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं डरता नहीं हूँ। अगर जैसे मेरे से हुआ, मैंने जीके के क्वेश्चंस देखे, पहले 2 क्वेश्चंस मेरे तो फिर मैं फटाक से इंग्लिश पे गया, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रांग था, तो मैं फटाक से इंग्लिश पे गया फटाफट। मुझे लगा था, जैसे टाइम एलोकेशन करते हैं ना कि आप जीके इतने टाइम में कर लो तो बेहतर है, मैथ में आपको बहुत टाइम लगेगा तो आप टाइम बचाओ उसके लिए, राइट। और इंग्लिश भी आप फटाक से कर लो तो बेहतर है। तो मैंने फिर वही किया, मैं फटाक से इंग्लिश पे गया, इंग्लिश को फटाफट फटाफट किया, फिर वापस आया जीके पे। जीके पे फिर थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज हो गई रही थी तब तक इंग्लिश बना के, तो जीके में जितना हुआ वो करता गया। फिर नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो एक वो भी था, एक बेनिफिट था। तो फटाफट जीके बनाया, उसके बाद फिर मैथ्स पे आके टाइम बचा के, मैथ्स बहुत टाइम लेता है सर, ऐसा लगता है कि हो जाएगा, बट मैथ में अगर आप बहुत प्रो हो तो आप शायद कर लोगे 30 सेकंड 40 सेकंड में कुछ क्वेश्चंस, अदरवाइज आपका वो 1 मिनट लेके जाएगा। 1 मिनट ले ही लेता है सर। मतलब जैसे अब
क्या होता है कि आप अगर उस टाइप के क्वेश्चंस बनाए हो अपने एक्सरसाइजेज में या फिर प्रीवियस आपने जब प्रैक्टिस की थी, तो आपको बन जाएगा। लेकिन अगर आपको वहां पे सोचना पड़ गया कि अच्छा इसमें क्या करना सही रहेगा, फिर क्या होता है ना सर, 2-4 और तरीके भी याद आ जाते हैं ना कि अच्छा इसको ऐसे बना लूं तो बन जाएगा या इसको ऐसे बना लूं, तो वो सोचने में भी तो 5-10 सेकंड गया ना, तो ऐसे तो जाएगा ही। तो ये चीजें हैं। उसके लिए तो बेटर एडवाइस ये है कि अगर नया टाइप का क्वेश्चन है और लग आप रहा उसको है छोड़ कि ये दो, टाइप कवर नहीं किया है तो उसको लास्ट में करो। छोड़ दो उसको, मैं तो छोड़ देता हूँ कि मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे से, तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं। एटलीस्ट पढ़ने में भी 10-15 सेकंड तो जाएंगे ना। 100%। तो लास्ट में आओ और देखो कि वही वाली चीज है कि क्या लगता है क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी। तो सिमिलर लग रहा है, ये ऐसा होना चाहिए इसका। ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग भी मैंने की थी 1-2 क्वेश्चंस में, और बाद में सही भी हो गई थी मेरी 1-2 अंश, क्योंकि ना आप मतलब वो देख पाते हो ना, अजम्पशन मेथड लगाते हो उसमें कि इसका आंसर इतना तो नहीं आएगा या इतना कम भी नहीं आएगा। तो वही अजम्पशंस वाली ट्रिक, तो आप खेल सकते हो उस पे, मतलब आप 100% लास्ट से वो प्रोबेबिलिटी। लास्ट 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 में बिल्कुल एडवाइस बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो लास्ट में ही, जो मेरे से नहीं बनी वो लास्ट में ही मैंने किया कि आप प्रोबेबिलिटी को 50% पे ले आए ना, 100% प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की थी, अब आप 50% प्रोबेबल हो कि आप सही हो सकते हो। तो 2 क्वेश्चन अगर आप फिर भी एलिमिनेट कर पाओ अपने कॉमन सेंस से, तो आप तो बढ़िया हो। तो वो चीजें रहती हैं। और ये मैथ्स में कभी कभी मैथ्स में काम भी कर जाता है सर, क्योंकि आप इतना एक्सरसाइज बना के रखते हो ना, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो फाइनल डिस्काउंट कितना होगा, प्रॉफिट होगा, एक में प्रॉफिट हुआ एक में लॉस हुआ, तो फाइनल क्या होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। इतना आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया आ ही जाता है। फिर उसके बाद DI एंड वो वाले सेक्शंस में, तो अगर आप मैंने अच्छे खासे बनाए थे उसमें क्वेश्चंस, तो अगर आप उसमें देखो तो आप एक प्रोबेबिलिटी या आप वैल्यूज भी देखोगे ना, तो उसमें दिख जाता है कि वेरिएशंस कितना का है या प्रोबेबिलिटी। आप कुछ कटकुट तो उस वक्त तो सर बहुत वो दिमाग तो चलता नहीं है, मतलब जो आपको रहता है कि आप आंसर्स इसमें से किस तरीके से आंसर्स आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि इस डायरेक्शन में अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाए आंसर, तो चल जाता है काम। ओके। और मेरा स्कोर तो बहुत बढ़िया है नहीं सर कि मैंने बहुत क्वेश्चंस बनाए होंगे। तो सिंपल सी बात है कि भगवान की दया से, बड़ों के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से। So Rishabh, nice talking to you and lots of things we सेम have है सर। discussed. आधे घंटे हमने काफी कॉन्वर्सेशन किया। इट इज लाइक अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, काफी कुछ मजा आया बात करके। बिल्कुल सर ठीक है। बिल्कुल, मुझे भी वंस सर। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। अभी थैंक यू सो झारखंड से मच सीधा सर। मुंबई। बिल्कुल सर, कैंपस जाता हूँ सर तो कैंपस दिखाऊंगा आप लोगों को, एक और पॉडकास्ट फॉर श्योर करेंगे, फॉर श्योर। कैंपस आई दिखाता हूँ। विल बी आल्सो विजिटिंग आप साथ में आ दिस ईयर जाना, टीएस। बिल्कुल। हाँ आप तो साथ में आना, साथ में कैंपस 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 विजिट भी घुमा करेंगे। देना। हाँ हाँ, जैसे डेफिनेटली यूपीएससी डेफिनेटली। वालों को लवासना दिखाते हैं ना सर वैसे इस वैसे एस्पिरेंट को टेस्ट कॉलेज दिखाएंगे। हाँ टेस्ट दिखाएंगे। तो बहुत चलो, अच्छा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन रहा सर, थैंक यू सो मच। सेम यार सेम यार। चलो अभी आगे करियर के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते थैंक यू सो रहेंगे। मच सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। बाय बाय। एंड गुड इफ डे यू आर सर। मुंबई यू कैन विजिट द सेंटर आल्सो, यू कैन मीट अस। या बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। बाय सर।